नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत होगी बाहुबली भारत की। जी हां, भारत बनेगा बाहुबली। नए साल में भारत ने अपनी रक्षा और सुरक्षा पर खासा जोर देने का प्लान बनाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस साल सुधार रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखी जाएगी और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय का थिएटर कमांड पर लक्ष्य कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस साल को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड को शुरू करना होगा। थिएटराइजेशन मॉडल के अंतर्गत सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एक साथ लाना चाहती है, जिससे युद्ध के दौरान और सैन्य अभियानों के दौरान उनके संसाधनों का अनुकूल प्रयोग किया जा सके। थिएटराइजेशन योजना के तहत सभी थिएटर कमांड में सेना, नौसेना और वायुसेना की सभी इकाइयां होंगी। साथ ही वे सभी एक भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक इकाई के रूप में काम करेंगे। वर्तमान स्थिति में थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग कमान के साथ काम करती है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों, एआई, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी के साथ इस बात पर सहमति हुई है कि भविष्य के युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक संबद्ध रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाएं भी विकसित की जानी चाहिए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे सुधार होने हैं और भारत के दुश्मनों पर ये सुधार कैसे भारी पड़ेंगे। तो युद्ध जीतने के लिए, रणनीति बनाने के लिए और उसे सुगमता से आगे बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के लिए अब एक कमांड, एकीकृत कमांड सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये छोटी छोटी इकाइयों के तौर पर होगा, जहां तीनों सेनाएं कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएंगी और विशेष परिस्थितियों में काम करने के लिए वह आगे बढ़ेंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि साल 2025 रक्षा क्षेत्र के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि एआई, रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से सेनाएं लैस होंगी। उन्होंने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत सैन्य कमान शुरू किया जाएगा और इसमें कई सुधार किए जाएंगे। तो जिस दिशा में भारत को बढ़ना है, उस दिशा में वो काफी तेजी से बढ़े, रणनीतिक तौर पर काफी तरीके से वो आगे बढ़े और तकनीकी और प्रक्रियाओं को विकसित करे। इसके लिए यह वर्ष होने वाला है, जिसका इशारा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और इसी पर और चर्चा ज्यादा को बढ़ाएंगे, हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, सामरिक मामलों के आप जानकार हैं। वहीं उनके साथ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव साहब, आप ही के पास आते हुए, देखिए हम तो ग्लोबल पावर बनने की ओर कदम बढ़ा ही रहे हैं। 2047 तक का हमने लक्ष्य रखा है और ऐसे में अब जिस हिसाब से सेना को एक तरह से धार देने की कोशिश की जा रही है आगामी इस वर्ष से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आपको लगता है कि यह जो कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया है, जिसमें एक एकीकृत विंग होगा, जिसमें सेना, नौसेना यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ काम कराएगी, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा, ये तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझकर आ रहा है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाएगा और कितना असरदार हो सकता है? ये जो जिस ओर इशारा रक्षा मंत्री साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब इस आधुनिक भारत को इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है?
कुणाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये भारत में जो रक्षा के क्षेत्र में भी सुधारों की नितांत आवश्यकता है। और अब आज की जो वर्तमान की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दूसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ है, उसमें रक्षा सुधारों के संदर्भ में विशेष प्रयास किए जाएंगे। और जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 2025 को रक्षा सुधारों का साल माना जाएगा और इस आधार पर अनेक सुधार यहाँ पर किए जाएंगे। और इन सुधारों की प्रक्रिया में जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में जिक्र भी किया कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को सुनिश्चित करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, भारतीय रक्षा उत्पादों को विश्वसनीय बनाना और साइबर तकनीक पर और साइबर जो अंतरिक्ष तकनीक पर विशेष ध्यान देना, भारत और विदेशी कंपनियों के बीच में जो साझेदारी को बढ़ाना, ये जो प्रमुख बिंदु हैं इसके ऊपर विशेष बल दिया जाएगा। लेकिन जो आपने जो प्रश्न पूछा है कि एकीकृत सैन्य कमांड यानी थिएटर, जो जनरल बिपिन रावत जब हमारे पहले सीडीएस का उसमें विशेष रूप से गाइडेंस रहा करता था कि हमें थिएटराइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक इंटीग्रेटेड कमांड होना चाहिए। थिएटर कमांड की जो बात है वो उसके दिशा में भी अब कदम बढ़ाए जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार कमांड हमारा जो एक पहले से ही एक थिएटर कमांड के रूप में कार्य कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उस दिशा में अब भारत को बढ़ने की आवश्यकता है, तेज गति से अपने कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाइना हो, जो बड़ी महाशक्तियां हैं, उन्होंने इस तरीके के थिएटराइजेशन को विकसित किया है। इस वजह थिएटराइजेशन का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि किसी भी कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति में जो तीनों सेनाओं के बीच का जो अच्छा जो कोऑर्डिनेशन डेवलप हो पाता है, एक क्विक रिस्पांस को करने में और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से अच्छी रणनीतियों को बनाने में तीनों सेनाओं के सभी जो ऑपरेशंस होते हैं वो साझा रूप में चलते हैं और एक इंटीग्रेटेड तरीके से राष्ट्र किसी भी कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति का सामना करता है। और जाहिर है कि ये भारत के लिए भी बेहद आवश्यक है कि भारत अपने डिफेंस रिफॉर्म्स को तेज गति से आगे बढ़ाए और उसमें थिएटराइजेशन को भी आगे बढ़ाए। और जैसा कि मैंने कहा, जनरल बिपिन रावत हो या उसके पहले भी अभी आप देखिए तो जो पूरे सीडीएस का जो कॉन्सेप्ट आया, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, वो भी एक थिएटराइजेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाओं के बीच में आपस में इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए इस पद को सृजित किया गया था। तो ये मेरा मानना है कि आने वाले समय में भारत में बड़े रक्षा सुधार होंगे और रक्षा सुधारों में जो डिफेंस ट्रेड के संदर्भ में भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि विदेशी कंपनियों से साझा करना, और एक अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इसमें जरूर कहूंगा कि आज का ये जो नया भारत है वो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में जिसको जो प्रयास किए जाने चाहिए वो आज का भारत कर रहा है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन इस नए भारत का लक्ष्य है, रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है और इस दिशा में भी हम तेज गति से आगे काम कर रहे हैं। जो अनेक महाशक्तियों के साथ पहले हमारा जो रिलेशनशिप हुआ करता था वो सिर्फ बायर और सेलर का रिलेशनशिप हम ज्यादा रखते थे, लेकिन आज के समय में हम टेक्नोलॉजी भी अपने देश में मंगा रहे हैं। अपने देश में मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में उत्पादन करना चाहते हैं और अनेक राष्ट्रों के साथ मिलकर के तो हमने कई ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ बनाए गए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो जो कि अब अनेक देश उसको खरीद रहे हैं। भारत और रशिया का एक बहुत ही गहरा कोलैबोरेशन है। उसी तरीके से AK सीरीज की जो 203 सीरीज की जो राइफल्स हैं वो अब भारत के अमेठी में बनाई जा रही है और वो भी टेक्नोलॉजी का जो पूरा ट्रांसफर है वो रशिया कर रहा है। तो भारत में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि जिसमें कि हम राष्ट्रों के साथ को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के आधार पर काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारा लक्ष्य बायर और सेलर रिलेशनशिप तक सीमित रहना नहीं, बल्कि आज स्वयं भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स को स्वयं से भी बना रहा है। हमारा DRDO इसमें बहुत शानदार कार्य कर रहा है और अन्य राष्ट्रों के साथ, बड़ी महाशक्तियों के साथ हम को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि भारत के अंदर अनेक बड़े रक्षा सुधार होंगे और इन रक्षा सुधारों का लाभ भारत को अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को एडवर्सरीज के विरुद्ध सशक्त और मजबूत बनाने में भी मिलेगा
और ठीक। इससे हमारा जो डिफेंस बिल्कुल। है वो भी बढ़ेगा, हमें इससे बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। ठीक है, कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल साहब, अब देखिए, अब साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्र हैं, एआई, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक, सुनने में काफी भारी भरकम ये सब शब्द लगते हैं, साथ ही रोबोटिक्स है। लेकिन अब हमें पता है कि पूरे विश्व में तकनीकी जो शक्ति है वो कितनी आगे बढ़ गई, और यदि हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो शायद हम संभवतः पीछे रह जाएंगे, ये हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइएगा शर्मा साहब, इस पे तो आप एड ऑन कीजिएगा, क्या अभी तक जो स्ट्रक्चर है या जो पहले जो स्ट्रक्चर हुआ करता था सेना में, जिसमें तीनों फोर्सेस अलग अलग एक तरह से ऑपरेट करते थे, काम करते थे, आपको लगता है उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थे? और जिस तरह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई चलो हर किसी सेना का कंट्रीब्यूशन किसी एक टुकड़ी में रहेगा ताकि कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य जो भी आप कहिए वो ज्यादा बेहतर हो सके, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या कुछ अभूतपूर्व हो जाएगा बदलाव इस दिशा में आगे बढ़ने से? कर्नल साहब। कुणाल जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके अंग जो होते हैं वो तब सफलता प्राप्त कर पाते हैं अगर एक अंग को दूसरे अंगों की कैपेबिलिटीज और वल्नरेबिलिटीज के बारे में मालूम होगा। ये विश्व पटल के ऊपर बदलती हुई सिचुएशन, अलग अलग प्रकार की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी एक थिएटर कमांड बनाएंगे। हम अपनी मतलब थिएटर कमांड जो होगी वो ओवरऑल एक थिएटर कमांड नहीं होगी, वो हमारी भौगोलिक स्थितियों के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस इलाके के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे नॉर्दर्न सेक्टर को हमने थिएटर कमांड बनना है तो उसमें बेसिक रोल होगा आर्मी का और एयरफोर्स का। ठीक है जी। तो मतलब ये थिएटर कमांड का बेसिकली जो है इंटीग्रेशन है, ज्यादा आपस के अंदर तालमेल रहेगा और सारी फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे की जो है कैपेबिलिटीज और वल्नरेबिलिटीज को समझेंगे, जिससे ताकि कि अगर जिस एक फोर्स के अंदर अगर एक पर्टिकुलर प्रकार की कैपेबिलिटीज नहीं है तो उसको आर्गुमेंट किया जाएगा दूसरी फोर्स के साथ। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि इंडियन आर्मी को किसी पहाड़ी इलाके, मैं एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। बिल्कुल सर। हाँ। इंडियन आर्मी को एक पहाड़ी इलाके के अंदर, दुर्गम पहाड़ियों के अंदर दुश्मन के ऊपर कैप्चर करना है। तो अभी इंडियन आर्मी के पास ऑन इट्स ओन, उदाहरण के लिए आपके पास आर्टिलरी है, आपके पास बाकी रॉकेट लॉन्चर है या अन्य है, लेकिन उस ऑपरेशन के अंदर अगर एयरफोर्स इंटीग्रेट होती है पूरी तरह से तो उस ऑपरेशन की कामयाबी के सक्सेस रेट जो है 100% हो सकता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ये नहीं है कि आज से पहले जो है सेना और एयरफोर्स ने मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इंटीग्रेशन होती है, आपका तालमेल होता है, आपके जवान टू जवान जो है ज्यादा इंटरेक्शन होता ऑफिसर्स लेवल के ऊपर, और आपके इक्विपमेंट के बारे में एक दूसरी सेनाएं को अच्छी तरह से समझ पाती हैं। अब आ जाता आपका नेक्स्ट सवाल था ये इस प्रकार से देखिए, आने वाला युद्ध जो है जो भी वॉरफेयर अभी हो रहा है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होगा कि आप अपने सैनिकों के साथ जो है हमला कर दिया आर्टी एयरफोर्स। अब के जित आने वाले युद्ध जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर लड़े जाएंगे, जैसे कि एआई है, रोबोटिक्स है और बाकी, जिसमें कि ह्यूमंस का जो है कम इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी। रोबोटिक्स जैसे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट टाइप की मशीन है, सेल्फ प्रोपेल्ड है और इसे कंप्यूटर के साथ जो है आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जिस समय आप एआई टेक्नोलॉजी को आर्मी के अंदर, करेक्शन डिफेंस फोर्सेस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से और बहुत इफेक्टिवली जो है दुश्मन के टारगेट को आप लोकेट कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं और फाइनली उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लाइक आज की तारीख में आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अगेंस्ट पाकिस्तान या चाइना जो है हमारे जो कैमराज लगे हुए हैं, तो कैमराज क्या हैं? ये भी तो साहब एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आप कैमरा जो है आपका पूरा का पूरा जो है इलाके को देख रहा है और आप कंट्रोल रूम में बैठे हुए पूरा का पूरा सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद आपके ये जो ड्रोन आ गए हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर कि आपके ह्यूमन बीइंग
वो डायरेक्टली जो है एनिमी के साथ नहीं अटैक के अंदर 1-to-1 होना, आप अपने कंट्रोल सेंटर से उनको सेट करके ड्रोन्स के द्वारा जो है आप एनिमी के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये जो अभी डिफेंस मिनिस्टर साहिबान ने बताया कि ये साल जो होगा ये हमारी सेना के लिए जो है क्या कहते हैं उसको मजबूत करने के लिए ठीक। और दूसरा जो है अगर लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल बोलिए सर। अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, जो हमारी आकांक्षा है और हमारी होनी भी चाहिए क्योंकि हम कैपेबल हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी इकोनॉमिक पावर बढ़े और साथ के साथ जो है आपकी हार्ड पावर जो मिलिट्री पावर है वो बननी चाहिए, ताकि आपके जो राष्ट्र के हित है उनके ऊपर अगर कोई आपका दुश्मन देश या कोई और देश जो है वो आपको किसी प्रकार के आहत करना चाहता है या किसी प्रकार के लिए आपके लिए चुनौती बनना चाहता है, तो आपके पास लास्ट रिजॉर्ट जो है मिलिट्री पावर जो है वो अवेलेबल है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में, इंडिया के केस में हम हमारी चारों तरफ जो है आज की तारीख के अंदर हमारे चारों तरफ जो है होस्टाइल एनिमीज बैठे हुए हैं। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान जो है कश्मीर के अंदर उग्रवाद मचा रहा है, हमारे अंदर अर्बन नक्सलाइट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुणाल जी हमें अपनी डिफेंस की जो है वॉर फुटिंग के ऊपर मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी और हमारी प्रेजेंट सरकार जो है वो बहुत सचेत है जहाँ अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए। ठीक कुणाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें भी बताई हैं और अब इसी से निकलते हुए एक सवाल भी मन में आ रहा है संजीव साहब, तो इसका जो रीच होगा, जो स्ट्रैटेजी 2025 में इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है या इनिशिएट कहिए जो भी हो, इसमें इसका रीच जो होगा सर ग्लोबल आउटरीच के हिसाब से हम देखें और उस पर्सपेक्टिव के नजरिए भी हम सोचे तो सर क्या ये चीज हमें पहले कर लेनी चाहिए थी? हम थोड़ा सा विलंब में हैं, लेट हैं, या नाउ और नेवर वाली स्थिति है? क्योंकि यदि हम बात करें, हम जितने हमारे देश हैं जिनसे हम जो हमारे अन्य देश है जिनसे हम लोहा ले रहे हैं सर, जिसमें मान लीजिए चाइना है और बहुत सारे, वो सब तो सर काफी हद तक इसमें काफी प्रोग्रेस कर चुका है। तो क्या हम सही दिशा में सही वक्त पर जा रहे हैं और क्या इसका इम्प्लीकेशन आगने वाले समय में हमारा एक मैसेज जाएगा, स्टर्न मैसेज जाएगा दूसरे नेशंस को, किसी नाउ हम भी इक्विप्ड हैं इन सारी चीजों से, इसीलिए हमारे साथ खेलने का प्रयास मत करो? देखिए, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 10 वर्षों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है उसने बड़े रक्षा सुधारों की दिशा में कदम उठाए हैं और विलंब जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकारों को अनेक ऐसे कदम समय रहते उठाने चाहिए थे जो कि जाहिर है कि उसमें विलंब हुआ है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास, हम संपर्क टूट गया आपसे। शर्मा साहब, तो आप रक्षा मंत्रालय के जो नई नीति आई है, प्रस्ताव आया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या जितने भी सेनाएं हैं वो पहले लैग कर रही थी या फिर उनके मन में यह कॉन्सेप्ट या सवाल नहीं आता था कि ऐसा हो तो बेहतर हो? क्या इस तरह का परामर्श नहीं दिया जाता था पहले? कुणाल जी, भारतीय सेनाएं जो हैं एक डेमोक्रेटिक देश की सेनाएं हैं। हाँ। हम समय समय के ऊपर जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पुट अप करते रहे हैं। हाँ। भूतकाल में भी और आज की तारीख में भी। देखिए, अभी अब पिछले लोगों को दोष देने का तो कोई मतलब है नहीं है कि क्यों नहीं, क्या उन लोगों की हमारे देश की इस प्रकार की स्थिति होगी कि उस समय हम इतना धन जो है वो सेना के ऊपर नहीं खर्च कर सकते थे। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, हम एज ए सिविलियन और बाहर बैठे हुए सरकार से हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये मेरे लिए, जो मैंने सेना में नौकरी की है, जो अब मैं एक रिटायर्ड हूं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस प्रकार की जो है सेना का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इसमें कई चीजें एस्पेक्ट जो हैं, एक तो जो हमारी सुरक्षा चुनौती हैं जो मैंने पिछले अपने सेगमेंट में कवर कर दी हैं। दूसरा जो है, हम वर्ल्ड को दिखा सकते हैं कि अब हमारा काम जो है, हम विश्व मित्र भी हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे को आंख दिखाने की कोशिश की या हमारे सुरक्षा के हितों के ऊपर कोई
प्रहार करने की कोशिश की तो हमारे पास भी एक मजबूत सेना है और हम उसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और संजीव, हाँ सर, संजीव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर हाँ, प्लीज कंटिन्यू, संपर्क टूट गया था आपसे, आप जो बात कह रहे थे। जी, क्या मेरी आवाज अब तक? हाँ सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो पिछली सरकारों ने जरूर विलंब किया, जैसे कि जो बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको उसके ऊपर कार्य किया गया, क्योंकि उस समय की सरकारों का जो अप्रोच रहा करता था कि चाइना के साथ हमें अपने संबंधों को यदि मैनेज करना है तो चाइना को के विरुद्ध ज्यादा असर्टिव बिहेवियर नहीं दिखाना होगा, क्योंकि चाइना ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ ही कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ये इस तरीके का एक दब्बूपन, एक ऐसा अप्रोच जिसमें कि हम बहुत ही ज्यादा टू डिफेंसिव अप्रोच के साथ चलते थे, उसको आज इस नए भारत ने त्याग दिया है। आज का जो नया भारत है वो चाइना के विरुद्ध पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा है, और इस दिशा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बॉर्डर एरियाज का है वो भी तेज गति से चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर हमने 2 स्ट्राइक्स की हैं और भविष्य के संदर्भ में सारे स्ट्राइक्स के ऑप्शंस ओपन है। चाइना के साथ भी अगर आप देखिए तो हमारा जो गलवान में कन्फ्रंटेशन हुआ उसमें हमने चाइना को बड़ी क्षति पहुंचाई, और अभी आप चाइना के को हमने घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत का जो अपना डिफेंस पोस्चर और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत सशक्त है। तो इस भारत का जो अप्रोच है, आज के इस नए भारत का जो अप्रोच है वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाने का है, और उस प्रक्रिया में रक्षा सुधारों की आवश्यकता है। देर जरूर हुई है, चाइना ने अपना जो थिएटराइजेशन, अपना जो थिएटर कमांड्स वगैरह पहले ही विकसित कर लिए हैं, और उस लिहाज से भारत के लिए भी नितांत आवश्यक है कि भारत अपने रक्षा के सुधारों को तेज गति से आगे बढ़ाए, और भारत भी अधिक से अधिक अत्याधुनिक जो डिफेंस का जो मैकेनिज्म है उसको डेवलप करे, ताकि हमारी सेनाओं को किसी भी तरीके के ऑपरेशंस को करने में अधिक से अधिक आसानी हो। और कुणाल जी, एक बात में जो बेसिक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि भारत का जो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, और उसी तरीके से वर्तमान समय का जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए ये नितांत आवश्यक है कि भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को अधिक से अधिक जो है सशक्त और मजबूत बनाए, और इस प्रक्रिया में रक्षा के क्षेत्र में सुधारों की बहुत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है, और इस रियलाइजेशन को आज का नया भारत अच्छी तरह से कर चुका है, और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और तेज गति से कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2025 के वर्ष को रक्षा के सुधारों का वर्ष घोषित किया है, और इसी तरीके के जो अन्य सुधार हमारे अन्य की सेक्टर्स में भी किए जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी अब हम तीसरे नंबर पर ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और एक विकसित भारत को बनाने का तो लक्ष्य हमारा है ही, महत्वाकांक्षा है ही। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ आज का नया भारत चल रहा है, एक विजनरी अप्रोच के साथ नया भारत चल रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत के प्रयास हैं वो एडवर्सरीज को दबाव में रखेंगे, और चाइना और पाकिस्तान जैसे जो एडवर्सरीज हैं वो पहले से ही भारत से, जैसे कि मैंने बताया कि चाहे पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की बात हो या चाइना के प्रति एक टफ पोस्चर को लेने की बात हो, दोनों ही एडवर्सरीज जो भारत के हैं वो आज इस नए भारत से दबाव में रहते हैं, और भारत के ऊपर किसी तरीके का ऐसा अगर उन्होंने खतरा पैदा करने की कोशिश की तो ये भारत रिस्पॉन्ड भी करना जानता है। तो ये बहुत बहुत स्पष्ट है कि ये जो नया भारत है वो अपने विजन को लेकर के, अपने अप्रोच को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि हमें लगातार अपने डिफेंस पोस्चर को, अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करते रहना होगा। एब्सोल्युटली। बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो बाहुबली बनेगा भारत, ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन एकीकृत थिएटर कमांड के साथ और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम जरूर आगे बढ़ेंगे, काफी तेज गति से बढ़ेंगे, और जो भी दुश्मनी लेगा हमसे उसे 100 बार पहले सोचना पड़ेगा। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।